गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनिट एंड मेज़रमेंट हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था हम लोग वीडियो में हम लोगों ने उसको कवर किया था, यूनिट एंड मेज़रमेंट। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। सो नाउ टुडे हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स मैकेनिक्स। इसमें जैसे सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा अदिश एवं सदिश राशि, यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। हम लोग इंटर में पढ़ चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है ये। सभी लोग जानते हैं अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन है कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखते हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें केवल सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं, यानी उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसको हम डिफाइन करें तो स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मीन्स ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है और उनकी कोई दिशा नहीं होती है। ओके, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी राशियों को हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, वैद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति इत्यादि। तो इसमें क्या है कि ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं और भी बहुत सारी हैं क्वांटिटीज़ जो हमारी अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। उसमें सबसे पहले जैसे दिया है द्रव्यमान, मास हो गया, दूरी डिस्टेंस, ओके, समय टाइम, चाल वेलोसिटी, आयतन वॉल्यूम, घनत्व डेंसिटी, दाब प्रेशर, कार्य वर्ग, ऊर्जा एनर्जी, शक्ति पावर, ओके। तो आवेश चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब जितने भी हैं हम लोग, हमारी जितनी भी ये सब क्वांटिटीज़ हैं, ये सब हमारी जो राशियां हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं, मीन्स वे क्वांटिटीज़ जो परिमाण तथा दिशा दोनों को अपने पास रखती हैं, यानी कि उनमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है। ओके, कहने का क्या तात्पर्य है कि ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। मीन्स अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये डेफिनेशंस। इन्हीं के बेस पे हम लोग आगे मेज़र करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी हमारी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी हमारी स्केलर है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, त्वरण, एक्सेलरेशन, बल, भार, संवेग, मोमेंटम, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, घनत्व। तो ये सब क्या है, जितनी भी हमारी ये सब राशियां हैं, ये सब क्या कहलाती हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इनमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड की तो आवश्यकता होती ही है, साथ में उसमें डायरेक्शन भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें उसके दिशा को दर्शाया जाता है, उसके परिमाण को दर्शाया जाता है, साथ में उसकी दिशा को भी दर्शाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में लग रहा है। ओके, उसमें दिशा की आवश्यकता होती है। ओके, उसी तरीके से हमारे विस्थापन में भी दिशा की आवश्यकता होती है, वेग में भी दिशा की आवश्यकता होती है। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो हमारी सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इसमें पॉइंट है सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण मीन्स उनको किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, सदिश राशियों का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है।
मेनली इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि सदिश राशियों से रिलेटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से फॉलो करते हैं, उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो हम लोग उनकी जो स्मॉल डेफिनेशंस हैं उनको यहाँ पर समझेंगे। जैसे कह रहे हैं कि सदिश राशियों का निरूपण, तो सदिश राशियों के निरूपण में कोई भी सदिश राशि एक बाण यानी कि एक तीर, जो हम लोग एरो बनाते हैं, उस तीर के द्वारा क्या की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, निरूपित की जाती है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारा एरो, अगर हमारी कोई भी सदिश राशि होती है, हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, एरो बना के राइट कर देते हैं। हम लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। और इस बाण को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो एरो होता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। जो तीर की जो लंबाई होती है, यानी कि जो एरो होता है उसकी जो लंबाई होती है, उस राशि के परिमाण, वो क्या लंबाई उस राशि के परिमाण को, तथा जो उसकी नोक होती है, जो पीक पॉइंट होता है उसका स्टार्टिंग का, वो क्या होता है उस राशि की दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी कि उसके डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम इसी के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी हमारी वेक्टर है। तो जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम लोग एरो बना के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कार का वेग, तो जो कार का वेग a है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, a को देखिए किस तरीके से डायरेक्शन में दिखाया गया है, एक एरो को इस तरीके से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट कि एकांक वेक्टर मीन्स यूनिट वेक्टर। ओके, तो एकांक वेक्टर क्या कहता है, यूनिट वेक्टर कहता है कि वह वेक्टर जिसका परिणाम एक होता है, जिसका जो रिजल्ट होता है, जिसका परिमाण या परिणाम एक होता है, वो क्या कहलाता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। मीन्स उसकी वैल्यू 1 होगी ओनली। ओके, तो अ वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिणाम, जिसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा, वो एकांक वेक्टर कहलाता है। यदि a एक हमारा कोई वेक्टर है, देखिए पूरा स्क्रीन पर आपके रिप्रेजेंट है, सिर्फ समझना है हमको। यदि a वेक्टर एक वेक्टर है जिसका परिमाण a है, तो एकांक वेक्टर a वेक्टर अपॉन a जिसकी दिशा a की दिशा में है, इस तरीके से राइट किया जाएगा। ओके, तो हमको इस तरीके से देखिए इसमें दिया हुआ है a की जगह पर वो राइट किया गया है उसको, ठीक है। ए कैप, उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। तो स्टूडेंट्स इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे साथ ही साथ, जैसे हमारा ए वेक्टर है और उसको हमें यूनिट वेक्टर में प्रदर्शित करना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए। ओके, सो नाउ यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। ओके, ये हमारा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और फिर हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो हमारा एक्स और वाई और जेड के जो विद रिस्पेक्ट उसके अनुदिश हमारा दिया हुआ है, तो अगर हमारे एक्स और वाई और जेड एक्सिस के बिलोंग हम लोग देखेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जे कैप। अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, ये आई कैप है और ये अगर हमारा आई जे के है, तो ये हमारा मूल बिंदु है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में जो एकांक वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, आई होगा। और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी वाई अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर जे होगा सॉरी। और जो जेड एक्सिस के अनुदिश होगा एकांक वेक्टर, वो हमारा के हो जाएगा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा ये प्रेजेंटेशन हमको समझना था, इम्पॉर्टेंट है ये।
तो जो हमारा जिस एक्सिस के थ्रू होगा वही उसका एकांक वेक्टर होगा। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट है हमारा समान वेक्टर यानी कि इक्वल वेक्टर्स। ओके, समान वेक्टर्स मीन्स इक्वल वेक्टर्स। तो ये वेक्टर क्या कहलाते हैं? सभी समांतर वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ और परिमाण क्या होंगे? सेम होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे समान वेक्टर कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन में दिया होगा। यदि हमारे कोई दो इक्वल वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका परिमाण ज्ञात कीजिए या उनकी दिशा ज्ञात कीजिए या वो किस तरीके से अपने को वर्क कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड ज्ञात करिए। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन करना होगा उसमें। तो डेफिनेशन कह रही है सभी समांतर वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ, परिमाण व दिशाएं समान होती हैं। इंपॉर्टेंट है उसमें, देखिए इंपॉर्टेंट जो की वर्ड है वो क्या है? जिनकी लंबाइयाँ, परिमाण व दिशाएं समान होती हैं। लेंथ और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे समान यानी कि इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। इंग्लिश में अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 और more vectors having the same magnitude and the same direction is representation in their position in space are called the equal vectors। किसी भी स्थान पर अगर कोई दो समांतर वेक्टर हैं जिनकी लंबाइयाँ समान हैं, जिनके परिमाण समान हैं, जिनकी दिशाएं समान हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? समान वेक्टर कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। फिगर में बना हुआ है हमारे ए और बी पॉइंट्स को पी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और सी और डी पॉइंट्स को हमारा क्यू वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों में जो इम्पोर्टेंस क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, इनकी लेंथ भी इक्वल है, इनके जो डायरेक्शन है वो भी इक्वल है और इनका जो परिमाण वो भी इक्वल है। तो ये सब क्या है? यहाँ पर उसको क्या कहेंगे हम लोग? पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है विपरीत वेक्टर यानी कि अपोजिट वेक्टर। विपरीत वेक्टर यानी कि अपोजिट वेक्टर। अब ऐसे दो समांतर वेक्टर, ये भी वेक्टर क्या होंगे? समांतर होंगे, परंतु जिनके परिमाण तो बराबर होंगे यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड हमारा बराबर होगा, परंतु उसकी जो डायरेक्शंस होंगी यानी कि जो उसकी दिशाएं हैं वो अपोजिट होंगी। इसी में देख लेते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू ए बी हमारा एक डायरेक्शन में और अगर सी डी को हम पलट दें यानी कि सी की तरफ उसकी जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर का नोक हो जाए और उसके जो पीछे वाली चीज़ है वो डी की तरफ हो जाए, तो ये हमारे दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते। दोनों क्या होंगे? विपरीत मीन्स दोनों अलग अलग दिशाओं में अपना वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण बराबर हैं परंतु दिशाएं विपरीत हैं वो विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। अब देखिए हमने एग्जाम्पल में दिया था वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। जो वेक्टर हमारा विपरीत दिखाई देता है हम लोग उसको क्या करते हैं? देखिए P के रिस्पेक्ट में Q हमारा एक विपरीत वेक्टर है। अगर हम Q के रिस्पेक्ट में देखें तो P हमारा हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक ऑर्डर में अगर लिखें तो AB इज इक्वल टू CD, दोनों बराबर हैं परंतु उनका जो माइनस साइन है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। जो यहाँ माइनस साइन आया है क्यू के पहले वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा माइनस साइन है वो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इक्वल तो दोनों ही हैं और इक्वल उसमें भी थे समान में, बट इसमें जो माइनस साइन आ रहा है वो उसकी दिशा यानी कि जो उसकी डायरेक्शन है वो विपरीत है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा शून्य वेक्टर। वह वेक्टर जिसका परिणाम यानी कि जीरो वेक्टर, वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है या शून्य है, शून्य वेक्टर कहलाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम लोग इंग्लिश में देखें, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। मीन्स कहने का तात्पर्य है वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है या शून्य है, शून्य वेक्टर कहलाता है। इसे ज़ीरो के ऊपर, अभी तक हम लोग जो वेक्टर होता था उसके ऊपर एरो लगाते थे, लेकिन इट इज़ अ ज़ीरो वेक्टर तो हम लोग ज़ीरो लिखकर उसके ऊपर वेक्टर का साइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सिंपल है, जब ज़ीरो है तो हम लोग ज़ीरो के ऊपर लगा देते हैं,
अगर हमारा कोई और वेक्टर होता है जो उसके नेम से मेंशन होता है तो हम लोग उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। तो इसी तरीके हम लोग इसको 0 लिखकर रिप्रेजेंट कर देते हैं। शून्य वेक्टर के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है उसकी, शून्य वेक्टर के प्रारंभिक और संपाती बिंदु क्या होते हैं, अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आता है कि इसकी दिशा अनिश्चित होती है। इसकी दिशा कह रहे हैं अनडिफाइंड होती है, तो वो वो हमारा शून्य वेक्टर होता है। तो यानी कि ये सब कंडीशनें उसको फॉलो करता है। अगर दो वेक्टर हमारे ए और बी समान हैं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी, तो a माइनस बी इज इक्वल, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन बन के आती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम हमारा वेक्टरों का जो सॉल्यूशन होगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला इसमें पॉइंट है वेक्टर को जोड़ना, यानी कि एडिशन, वेक्टर्स का एडिशन। वेक्टर्स का एडिशन हम लोगों ने पढ़ा भी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक बार उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है, हमको याद आ जाएगा। दो मेथड थे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे दो ही मेथड हैं जो हमको पढ़ने हैं। वेक्टरों को निम्नलिखित दो विधियों से जोड़ा जाता है। पहला आता है वेक्टर की त्रिभुज विधि, यानी कि ट्रायंगल लॉ। ठीक है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर का एडिशन का ट्रायंगल लॉ। तो इसमें क्या है, वेक्टरों की त्रिभुज विधि, इसको हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे पूरा कंप्लीट। सबसे पहले इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं, अभी हम इसके जो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है माना कि हमारे कोई दो वेक्टर ए और बी हैं जिसे रेखा ए बी के माध्यम से दर्शाया जाता है, जहां ए रेखा की पूंछ, ए पॉइंट जो है वो रेखा की पूंछ है यानी कि एंड पॉइंट है, और बी उसका शीर्ष है। ओके, एक दूसरी रेखा बी सी जो कि वेक्टर बी को दर्शाता है, जहाँ बी की रेखा पूंछ तथा सी शीर्ष है, और ए सी रेखा परिमाण को दर्शाता है जो कि ए प्लस बी होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं ऑन स्क्रीन कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर का ट्रायंगल लॉ था एडिशन का वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर हमारा कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, कह रहे थे कि ए वेक्टर अगर हमारा दिया है, ए हमारा इसका एंड पॉइंट है, बी हमारा शीर्ष है, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी हमारा कोई दिया हुआ है जिसमें सी इसका, बी हाँ इसका एंडिंग पॉइंट है और सी इसका शीर्ष है। ये वेक्टर बी इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा। मीन्स अगर हम लोग एक ऐसे फिगर में अगर इसको ड्रॉ करें तो ये अगर हमारा ए बी हो गया पॉइंट, ये हमारा अगर बी सी हो गया, तो ये जो इसका रिजल्टेंट होगा परिणामी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ओके, यही हमको यहाँ पर क्लियर करना था। और मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं कैसे, एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर ए क्या है, ए हमको समझना है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एंड 2ab ये क्या है, 2ab ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, और थीटा हम लोग फाई कैसे फाइंड करते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ द मेक एन एंगल ऑफ फाई विद एन देम। अगर हमारा कोई जो फाई एंगल है
परिमाण के साथ अगर कोई एंगल फाई हमारा बन रहा है तो हम लोग उसको tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो मेन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था रिजल्टेंट फाइंड करना, किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, इंपॉर्टेंट था समझना। नाउ नेक्स्ट, तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो रिजल्टेंट है, अगर हमारे कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उसका परिमाण हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जहाँ पर ए हमारा वेक्टर ए का परिमाण था, वेक्टर बी का परिमाण था, बी और थीटा जो था ए तथा बीच का कोण था, एंगल था। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट विधि है वो है वेक्टरों की समांतर चतुर्भुज विधि। ओके, वेक्टरों की क्या है, समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि क्या कहती है, मीन्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ हमारा वेक्टर एडिशन का क्या कहता है, ये कहता है कि इस विधि के अनुसार यदि हमारा कोई वेक्टर P और Q का जो योग वेक्टर R होगा उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होता है जिसकी दो संलग्न भुजाएं वेक्टर P तथा Q को व्यक्त करती हैं। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है कि इसमें जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, ठीक है, जो विकर्ण होगा वो उसको क्या करेगा, उसको समांतर उसके परिमाण को व्यक्त करेगा। अभी हम लोगों ने क्या करा कि त्रिभुज में जो तीसरी भुजा होगी यानी कि उसका विकर्ण वो उसके परिमाण को व्यक्त करता है, तो समांतर चतुर्भुज में जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा वो उस त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के परिमाण को व्यक्त करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हमको देखना है कि किस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज अगर हमारा कोई आपको फिगर में दिख रहा होगा, हम यहाँ पर ड्रॉ भी कर देते हैं सिंपली। समांतर चतुर्भुज अगर हमारा कोई है ये हमारा फिगर हो गया। अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो उसका विकर्ण होगा यानी कि ये वेक्टर R इज इक्वल टू P प्लस Q। ओके, ये रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो ये हमारा R है, ये P है प्लस Q है। तो हम लोग यहाँ पर इसके लंबवत हमने एक लाइन खींची, ये Q साइन थीटा और ये Q कॉस थीटा। तो हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा AC R स्क्वायर इज इक्वल टू AE P प्लस Q कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, एक्सपेंड करेंगे इसको, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर नहीं है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा ये, तो R स्क्वायर इधर चलता रहेगा साथ में, ये हो जाएगा हमारा P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर P कॉस स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2PQ कॉस थीटा। ओके, अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, यहाँ से कॉमन कर देंगे बाहर Q स्क्वायर, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 2PQ कॉस थीटा R स्क्वायर
आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो आर इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, आर इज इक्वल टू रिप्रेजेंट होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, अंडर रूट में आएगा ये, है ना, जब ये स्क्वायर उधर से हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये। इस तरीके से अगर हमारा कोई पैरेललोग्राम दिया होगा और उसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो उसका जो विकर्ण होगा, हम लोग इस तरीके से दो वेक्टर दिए होंगे हमारे, तो उस दो वेक्टर की हेल्प से हम लोग उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है वेक्टरों की समांतर चतुर्भुज की विधि। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है गति का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स देयर आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने गति के 3 समीकरण पढ़े हैं। जो पहला समीकरण होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड जो इक्वेशन होती है हमारी, सेकेंड जो गति का समीकरण होता है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सिंपल है इक्वेशन, ये सब हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति का द्वितीय समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड गति का जो तृतीय समीकरण है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पर ये जो तीनों इक्वेशन आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही हैं, उसमें जो तीनों इक्वेशन हैं, तीनों इक्वेशन में s जो है वो विस्थापन है जहाँ भी यूज़ किया गया हमारा, और u हमारा प्रारंभिक वेग होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो u है वो प्रारंभिक वेग होगा, ओके, एंड v इज इक्वल टू अंतिम वेग, एंड a हमारा एक्सलरेशन है, त्वरण है, और t हमारा समय है यानी कि टाइम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों समीकरण हमको याद होने चाहिए। तीनों समीकरण गति के पूछे गए हैं और इनका डेरिवेशन किस तरीके से इनको डिराइव किया गया है वो भी हमको पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, कि गति के तीनों समीकरण को सिद्ध कीजिए, ठीक है, या प्रूफ कीजिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीनों समीकरण, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एकदम अच्छे तरीके से एकदम याद होने चाहिए ये। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो गति का प्रथम समीकरण है उसको हम लोग किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें लेट करते हैं प्रूफ करने के लिए कि माना कोई एक पिंड है या कोई एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान कोई भी हमारे पास वस्तु होगी और ऑब्जेक्ट होगा, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान m है, तथा उसका प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है, u, स्मॉल u, एंड t समय के पश्चात अगर हमारे पास कोई एक वस्तु है वो उसका द्रव्यमान m है तो और प्रारंभिक वेग u है, तो t समय के पश्चात वह गति करता हुआ किसी बिंदु पर v वेग से पहुंचता है। क्या कहने का तात्पर्य है कि वह गति करता हुआ कहाँ पहुंचता है, किसी बिंदु पर v वेग से पहुंचता है। उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जब चलता है u से प्रारंभिक वेग से तो v वेग से पहुंचता है, और जिससे उसमें जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो a लगता है। और त्वरण हम लोग एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं, क्या होता है कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपॉन समय यानी कि टाइम। ओके, नाउ तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा, जब हम लोग अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे। हम लोग 20 किलोमीटर से चले थे और पहुँचे वहाँ 40 किलोमीटर की रफ्तार से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे, तो हमको वेग में जो परिवर्तन है, जो डिफरेंस है वो हमको मिल जाएगा। सो नाउ a इज इक्वल टू, अब हम लोग त्वरण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। अंतिम वेग हमने ऊपर माना है कि v है और जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो u है, तो बस अल्फ़ाबेटिकल उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी इक्वेशन हमारे सामने है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए टी इज इक्वल टू v माइनस u, और हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, तो ये तो ऑन द स्क्रीन था। हम लोग एक छोटा सा इसका प्रूफ है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो नाउ हम लोग देखते हैं स्टूडेंट सबसे पहले कि जो प्रथम समीकरण है गति का, वो हम लोगों ने क्या माना था कि अगर कोई हमारी एक बॉडी है या कोई एक हमारी वस्तु है तो उसका मास क्या है, मास m है,
और जो उसकी प्रारंभिक वेग है वो कितना है, u है। और t समय पश्चात यानी कि आफ्टर t टाइम्स वो पहुंचती है v वेग से, ओके। तथा उसका त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन है ना, त्वरण हमारा a है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं, त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हम लोगों ने माना था कि यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u हमारा जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो v माइनस u अपॉन t, त्वरण हमारा a है, ओके। सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है। at इज इक्वल टू वी माइनस यू, सिर्फ हमको एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। v इज इक्वल टू यू हमारा उधर जाएगा u प्लस at, ओके। तो यही हमारी क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन, ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का प्रतिसमीकरण। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से हम लोग को प्रूफ करना था। ये ऑन द स्क्रीन भी है लेकिन करके दिखा दिया, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये प्रथम समीकरण था हमारा, इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब द्वितीय समीकरण पर। सो नाउ स्टूडेंट्स, जो द्वितीय समीकरण है वो हमारा क्या कहलाता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जैसे हमारा जो पहले हम लोगों ने माना था कि कोई पिंड है या कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u है, और उसका जो t समय पश्चात वह किसी गति करता हुआ किसी बिंदु पर v वेग से पहुंचता है, तो उसका त्वरण a है। अब उसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि वो जो वस्तु थी उसमें वो जो डिस्टेंस थी हमारी, प्रारंभिक वेग से जो अंतिम वेग जा रहा था उसके बीच की क्या है, s दूरी वो तय करता है। तब हम लोग को सिर्फ एक चीज़ उसमें मेंशन करनी है कि वो क्या कर रहा है, इतनी चीज़ तो उसमें है लेकिन वो उसमें सिर्फ s दूरी को भी का जो डिस्टेंस थी वो हमको दे दी गई है। तो उसके भी यहाँ पे हम लोग जो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हम लोग करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, ओके। और जो अदिश राशि और सदिश राशि के साथ ही कुछ उसका सदिश राशियों का रिप्रेजेंटेशन था वो हम लोगों ने सीखा। एकांक वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर। एंड समान वेक्टर मीन्स इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। एंड सेकंड विपरीत वेक्टर यानी अपोजिट वेक्टर, शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर। और वेक्टर के एडिशन के हमारे दो लॉ जो इम्पॉर्टेंट हैं, वेक्टरों का एडिशन ट्रायंगल मेथड से और पैरेललोग्राम मेथड से, इम्पॉर्टेंट है दोनों मेथड। और हम लोग का जो गति का समीकरण है, प्रथम समीकरण, उसका प्रूफिंग सीखा। तो इतना आज हमने अपनी क्लास में सीखा है। नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसमें हम लोग क्या करेंगे, गति का जो द्वितीय समीकरण है उसको कैसे प्रूफ करते हैं और जो गति का तृतीय समीकरण है उसको कैसे प्रूफ करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो आज यहीं क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।